हफ्ते में 2-3 खाना पूरी दिल्ली में कहीं भी जहाँ गरीब गुरबा होती हैं, स्लम एरिया है, झुग्गियाँ हैं, वहाँ जाते हैं और चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि वेज बिरयानी होती है, सभी खा सकते हैं। ये जो लोग बेचारे भूख हड़ताल में बैठे हैं हमारे भाई, इनकी ये भूख हड़ताल ये कोई बेकार नहीं जाएगी, आगे बहुत इसका सफलता इन्हें मिलेगी। जो डोनर हैं उनकी सपोर्ट से हमने लॉकडाउन में शुरू किया था और अल्लाह का शुक्र है कि लॉकडाउन से कंटिन्यूसली चला रहा है। एम्स है, सफदरजंग है और भी जो दीगर इलाके हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ इस तरह के जो खाने तकसीम करते हैं, खिलाते हैं, खिदमत करते हैं लोगों को। लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान से फंड आ रहा है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा वो ये पता लगा लेते हैं कि पाकिस्तान से फंड आ रहा है, पर वो ये नहीं पता लगा पाते कि पेपर कहाँ से लीक हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? असद गाजी। मैं देख रहा था आप बहुत सारे भगोने ला रखे हैं बिरयानी के और बहुत देर से लोग खा रहे हैं, कहाँ से आए आप? हम लोग बेसिकली दिल्ली के ही रहने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल ओखला में रहते हैं। जी ओखला से आ रहे हैं। जी जी। तो बहुत बड़ी बात होती है इतने सारे लोगों को खाना खिलाना। आज पहली बार आए, इससे पहले भी आप आ रहे हैं? नहीं, ये तो हमने लॉकडाउन में शुरू किया था और लॉकडाउन में अवामी सपोर्ट से, अपने दोस्त अहबाब की सपोर्ट से, हमारे जो डोनर हैं उनकी सपोर्ट से हमने लॉकडाउन में शुरू किया था और अल्लाह का शुक्र है कि लॉकडाउन से कंटिन्यूसली चला रहा है। और जो लोग इसमें दान करते हैं, जो हमारे अजीज़ व अक़रबा हैं, दोस्त अहबाब हैं, फ्रेंड सर्किल हैं और हमारे जो डोनर हैं वो इसकी मदद करते हैं और उनके ही सहयोग से, उनके ही कोऑपरेशन से जो ना हमें ये प्रोवोकेशन मिलता है और हम ये हफ्ते में 2 दिन, लॉकडाउन के बाद से हफ्ते में 2-3 खाना पूरी दिल्ली में कहीं भी जहाँ गरीब गुरबा होती हैं, स्लम एरिया है, झुग्गियाँ हैं, वहाँ जाते हैं और चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि वेज बिरयानी होती है, सभी खा सकते हैं। जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट में पहली बार आए? हाँ, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में पहली बार आए हैं। वो इस नियत से आए हैं कि यह हमारी ज़ेंजियाँ खड़ी हुई है और सरकार की दमनकारी नीतियों के ख़िलाफ़ पूरा जो इस मुल्क का नौजवान है, उस नौजवान को घुमाने पर मजबूर कर दिया, घुमा रही सरकार। उनके एग्ज़ाम, उनकी ज़िंदगी, उनका कैरियर सब चौपट कर दिया और बस चंद लोग ही इस पूरी व्यवस्था का फ़ायदा उठा रहे हैं। कितने लोगों की टीम है सर आपकी? नहीं, टीम में तो हमारी कम से कम 20-21 लोग हैं जो मुतफ़र्रिक़ मुख्तलिफ़ जगहों पर, जगह भिन्न जगहों पर जाकर अपना काम करते हैं। लेकिन मैं यहाँ अमूमन मैं यहाँ खुद आया हूँ, ये मेरे बेटे, ये माशाल्लाह ये भी ये जामिया हमदर्द से PhD कर रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ में और ये भी इस्लामिक स्टडीज़ से जो है ना BA ग्रेजुएशन कर चुके हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। तो पूरी टीम है अपनी, मेरे सब बच्चे इसमें लगे हुए हैं इस कार्य खैर में। हफ्ते में 2 दिन करते हैं, दोनों दिन हमारी छुट्टी रहती है। बेसिकली मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो मुझे और 6 दिन मैं अपना काम देखता हूँ, ये बच्चे भी अपना काम देखते हैं। हफ्ते के दिन सैटरडे संडे में, आज हम मंडे में स्पेशली आए क्योंकि आज हमें थोड़ा काम नहीं था। क्या कहेंगे इन स्टूडेंट्स के लिए? सोनम वांगचुक भी हैं, अभिजीत दीप के भी हैं यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। वांगचुक जैसी शख्सियत हमारे दरमियान में है जो इस मुल्क के साइंटिस्ट हैं और उन्होंने इस मुल्क को, इस आर्मी को बहुत कुछ दिया अपनी रिसर्च से। अगर हमने उनकी कदर नहीं करी तो ये हमारे लिए बदकिस्मती, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था जो लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग दहशतगर्दों की बी टीम है। अब ये सारे भारतीय हैं, अब इनमें कहाँ दहशतगर्द है? दहशतगर्द तो खुला क्यों छोड़ रखा है भाई? बहरहाल हम सियासी आदमी नहीं है, हमारा काम तो लोगों को जो है ना दो वक्त खाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये सियासत और जो दूसरे लोग हैं वो जाने, ये उनका काम है, अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ को पहुँचे। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद असजद। आप कहाँ से बताया? स्टडी जामिया से? जी हाँ जी, ये वालिद साहब हैं मेरे। जी 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 जी। तो जी हाँ, और हम पूरा परिवार ही मतलब? जी हाँ, पूरा पारी इसमें काम में लगा कार्य करता हूँ और बल्कि ये अब से नहीं, लॉकडाउन से ये लगा हुआ है। पहले जब सीआर अनर से जब हो रहा है प्रोटेस्ट जामिया से हम ये काम करते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ आना हुआ है, जो इनके कहने पे हम जो है आए, कहा शादा बहन ने कि आप आइए और हमें मालूम हो, पता चले कि यहाँ सिर्फ ये यहाँ भी नज़र आप देखिए कि ये देशगर्दी है, ये इस मिट्टी के यहीं के लोग हैं। आपने शेर सुना है ना, सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में। किसी बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है जो आगे ही बोल देगा भाई हमारा हिंदुस्तान है, भाई तू निकल, तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, ये देश चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। मेरे पे हमारे पैगाम ये है कि हम मोहब्बत से रहें, मुल्क से बांटते रहें। देखिए लोग आते रहते जाते रहते हैं। ओखला से? जी हाँ, मैं ओखला से हूँ, मैं BA वहाँ में कर रहा हूँ, PhD मेरे भाई है जामिया इस्लामिक PhD कर रहे हैं ये इस्लामिक स्टडीज़ से। बस आपके माध्यम स्टूडेंट्स के लिए जो लगातार भूख हड़ताल पर भी बैठ गए ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा कर्तव्य कि हमारे लिए सीख है, उनको देखें और हम भी उस चीज़ में हिस्सा लें कि वो 2-3 से 10 दिन में बगैर खाए पिए रह रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि देखो हम बगैर अन्न के हम तुम्हें खदेड़ सकते हैं, तुम्हें बहा सकते हैं, तुम्हारी जुल्मत को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तो इतनी बड़ी बात नहीं कहने वाली कि वो जो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। आप खुद देख लें कि ये इस देश के लोग हैं, यहाँ की मिट्टी है, हम मोहब्बत बांटने, हमारा काम से मोहब्बत बांटना है
और जो लोग हैं वो तो दुश्मनी बहला ही रहे। हमारा भाई मोहब्बत बांटना है एक दूसरे को। देखिए आज इनके कहने पे, शादा भाई कहने पे कहा था कि यहाँ बयानी बैठी है, खाना बैठेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, एक भूखे को खाना खिलाना हज़ार बेहतर है इसको, कि हम इस काम में हम खुद जुड़े हुए हैं और आइंदा भी इस काम में जुड़े रहेंगे। बीजेपी वाले अगर कभी कुछ करते हैं तो एक वीडियो वायरल होता है बीजेपी के विधायक का, वो एक मुस्लिम शख्स को कुछ शरबत वगैरह दे रहे थे तो उससे जय श्री राम बोलने के लिए कह रहे थे, तब दे रहे थे, और पूछते भी हैं कि आप मुसलमानों के हिंदू हो। वो मैंने आपसे बोला ना, आप चैनल में कहना, वो हर लोग हर जगह के मौजूद होंगे, नफरत फैलाने वाले हर जगह में होंगे। आप कहीं भी जाए, हमें से मतलब नहीं है, वो तुम करते रहो, लेकिन जब एकता और जब मोहब्बत आमिल बनेगी वो उसे भी तोड़ देगी। आप पीछे ना, ये बिरयानी हमने बांटी है, हमने इनसे पूछा किसी ने कि आप भाई अल्लाह अकबर नाग लगाई ना, हमने किसी से पूछा नहीं। हमने ये भी नहीं कहा आप किस धर्म से, क्या आपका मजहब है, कुछ नहीं पूछा। हमारा मजहब क्या मजहब है? सबसे पहले ह्यूमैनिटी, इंसानियत बड़ी चीज़ है। और आपने इंसानियत का सबसे बड़ा काम कर दिया तो समझ लिया आपने धर्म का काम कर दिया। और धर्म यही सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। हमें इसे बहस नहीं करने की, देखिए हर लोग मौजूद है, हर जगह अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। हमें तो अच्छाई का साथ देना है हर वक्त। आप पढ़ते भी हैं, वेदों में पढ़ा है, कुरान सिखाती है, बाइबल सब ये सिखाती है कि अच्छाई का साथ हमेशा देना है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। तो आपने मतलब बताया इनको कि आप आइए यहाँ पर। मैं एक्चुअली यहाँ पे डेली आता हूँ प्रोडक्ट्स में। कल इनके वालिद साहब मेरे को मिले तो उन्होंने बोला था कि मैं अपना एनजीओ चलाता हूँ और मुझे जो है ना बिरयानी वगैरह जो है ना यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है। तो मैंने कहा ठीक है, आप कल टाइम फिक्स कर लीजिए, आप आ जाइए, मैं आपके साथ कंट्रीब्यूट करा दूंगा। फिर ये आए हैं और उन्होंने बिरयानी जो है बांटी आपके सामने। लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान से फंड आ रहा है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, वो ये पता लगा लेते हैं कि पाकिस्तान से फंड आ रहा है, पर वो ये नहीं पता लगा पाते कि पेपर कहाँ से लीक हो रहा है। वो ये नहीं पता लगा पाते, बस इस बात का। एक पेपर और लीक हो गया महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र में मैंने अभी सुना टीटीपी पेपर लीक हो चुका है और उस पर भी देख लो आप, कोई सख्त एक्शन नहीं है अभी तक। सरकार गूंगी बनी बैठी है, भैंगी बनी बैठी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब हम नई जनरेशन के लिए ही इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि कल को हमारे बच्चे ही पढ़ेंगे, आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो हम नहीं चाहते ऐसी समस्या आगे और आए। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे इन सब के बावजूद? देखिए अभी राजनाथ जी का तो जिस हिसाब से कमेंट आया था ना, बड़े हंकार में, बड़े घमंड में उन्होंने बोला बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता। लेकिन मैं जानता हूँ ये जो लोग बैठे हैं ना, ये एक आज नहीं तो कल हम जरूर इस्तीफा लेके रहेंगे। और कैबिनेट में विस्तार होने जा रहा है, तो फेरबदल भी अगर होता है तो क्या आप लोग इसे अपनी जीत मानेंगे? देखो, जीत तो हम जब मानेंगे कि हमें पहले तो धर्मेंद्र प्रताप जी का इस्तीफा चाहिए और उसके अंदर कई बदलाव चाहिए, तब हम जीत मानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है असहद गाजी। आप बड़े भाई हैं? मैं इनका बड़ा भाई हूँ। हाँ, हम दो इनसे जुड़वा हैं। तो कैसे सीखते हैं अपने वालिद साहब से? बहुत हिम्मत का काम है, हज़ारों लोगों को खाना खिलाना हर हफ्ते, और बता रहे लॉकडाउन से ये काम करें। तो लॉकडाउन को भी 4-5 साल हो गए मेरे ख्याल से, तो लगातार हर हफ्ते करते हैं आप लोग? जी हाँ, असल में लॉकडाउन से हमने काम शुरू करा था। हमारे वालिद साहब के एनजीओ है और सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, तो हर हफ्ते हम काम कर रहे हैं लॉकडाउन से। और सिर्फ यहाँ नहीं कि यहाँ तो पहली बार आना हुआ है, हम क्योंकि ओखला में रहने वाले हैं, तो ओखला में जैसे बहुत से अस्पताल हैं, एम्स है, सफदरजंग है, और भी जो दीगर इलाके हैं वहाँ जाते हैं। वहाँ इस तरह के जो वहाँ खाना तकसीम करते हैं, खिलाते हैं, खिदमत करते हैं लोगों की। आपको अगर जैसे मान लीजिए कोई डोनेट भी करता है पैसे वगैरह, क्योंकि आप हमारा खुद का है ये हमारा खुद का है, कोई डोनेट नहीं करता है। बाकी अगर कोई करना चाहे तो मेरे वालिद साहब से उस बात करना चाहे। अगर जैसे मान लीजिए कोई वीडियो हमारा देखता है और वो आपको आपके सहयोग करना चाहता है, तो कैसे सहयोग करेगा वो? अगर जैसे कोई हमारा वीडियो देखता है तो हमने यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, नंबर दे रखा है, वो वालिद साहब का नंबर है, उस पर वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। जो भी कुछ है वो उनसे कह सकते हैं वो इस बारे में। मतलब आप लगातार करते हैं और अगर ऐसे किसी से मांगने नहीं जाते? हाँ जी, हम किसी से नहीं मांगते। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, हम हर जगह मुल्क की जगह जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों में जाके बांटते हैं। जी 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 बिल्कुल, हमारा यूट्यूब चैनल है। जी लगातार बांटते हैं। हमारा संडे कार्य रहता है। ये पहली बार शादा भाई के कहने पर हम यहाँ पर आए हैं और ये बांटते वेज बिरयानी? जी 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 हाँ, वेज बिरयानी बांटते हैं, लोगों के कहने पर बांटते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों की ख्याल रखते हैं, उनके हट का, उनका धर्म का हट ना हो, उनकी चीज़ों का हट ना हो। हम उनके सबसे पहले सम्मान रखते हैं कि आपको देखिए, यहाँ फूड फॉर ह्यूमैनिटी चैनल का नाम है, कि आप देख लीजिए। देखिए बहुत सारी रील्स हैं इनकी और लगातार आप लोग कर रहे हैं। अभी क्या कहेंगे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और आपके भी जहन में एकदम से आए कि चलिए वहाँ पर मौजूद लोगों को खाना खिलाते, क्योंकि दिन रात ये लोग बैठे हुए हैं और बहुत से लोग तब ऐसे हैं जो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। क्या लगता है इन सब के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देखिए, मैं कोई सियासी आदमी तो नहीं हूँ, मुझे इसका इल्म नहीं है, मगर
जो इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, वो सफलता पाता है। आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। ये जो लोग बेचारे भूख हड़ताल में बैठे हैं हमारे भाई, इनकी ये भूख हड़ताल ये कोई बेकार नहीं जाएगी, आगे बहुत इसका सफलता इन्हें मिलेगी। और मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी धर्मेंद्र जो भी हैं उनको चाहे वो इस्तीफ़ा दे। ये देखें कि जो ये सारे हादसा हुए हैं, जो भी मामला हुए हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दें। दोबारा भी लेकर आएंगे खाना या फिर अभी दोबारा हमारी कोशिश है कि अब जितने दिन तक है प्रोटेस्ट, कोशिश रहेगी कि हम दोबारा लेकर आएँ इसको। जी हाँ, नेक्स्ट वीक? हाँ नेक्स्ट वीक। जी हाँ जी, जॉब की वजह से, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, वालिद साहब का जॉब है, तो संडे सैटरडे छुट्टी मिलती है, मगर खास तौर पर जी हाँ इसी वजह से। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत बड़ा काम है। मैम, क्या नाम है आपका? रईसा नाम है। लोगों के साथ मैं इन सबके साथ हूँ, कॉकरोच पार्टी के साथ ही हूँ मैं। कैसा काम कर रहे हैं ये लोग? बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये तो सरकार को करना चाहिए, लेकिन हम आम आदमी लोग कर रहे हैं मिलकर। क्या लगता है, धर्मेंद्र प्रधान इन सब के बावजूद इस्तीफा देंगे कि या फिर अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे? देना तो चाहिए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी, ये जो बच्चे मर रहे हैं, क्या पूरे बच्चे दुनिया में खत्म हो जाएंगे जब इस्तीफा दोगे? अरे खुद की औलाद जब जाती है ना, तब पता चलता है। अभी उनको एहसास नहीं हो, तो बाहर विदेश में बच्चे पढ़ा रहे हैं, इंडिया में पढ़ाएं, और जब उनकी लीक होगा पेपर, तब पता चलेगा कि उन पर क्या बीतेगी। माँ बाप पे पूछो उन पर क्या बीत रही है, उनके बच्चे जा रहे हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं। एक साल पूरा माँ बाप कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसे इकट्ठा करके बचाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, और जब बच्चे का पेपर लीक करवा देते हैं तो बच्चों की मौत हो जाती है। तो फिर जिम्मेदार कौन होता है? कहते हैं कि माँ बाप है। माँ बाप ने पढ़ाया नहीं ढंग से। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, धर्मेंद्र जी इस्तीफा दे दो, बच्चों को और मत मारो। सर, नाम बताइए अपना थोड़ा सा। जी नमस्कार, मेरा नाम सुशील भट्ट है। और देखिए, यहाँ मैं कोई रिश्ता लेकर नहीं आया हूँ, यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया हूँ। जी। आपको पहचान मिली उस ब्लॉग से? वैसे बहुत ज़्यादा प्रैंक वाला वो ब्लॉग था, साहिल जोशी वाला। उसके बाद तो लोग आपको एकदम पहचान रहे होंगे यहाँ पे। जी जी जी, मेरी पहचान इससे भी है क्योंकि मैं दरअसल एक अनोखे प्रकार का एक बैनर पहन कर लाया हूँ, और ये त्रेता युग की ओर ले जाएगा बैनर आपको। यानी कि रामायण, जैसे पहले हम रामायण टीवी में बैठकर देखते थे, तो रामायण का एक दृश्य आपको पीछे भी दिखाता हूँ। ये देखिए, कुंभकर्ण सोया हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं भी लंका में ही था 11 साल पहले, लंका यानी भाजपा में था। तो बड़े ही अलोकतांत्रिक तरीके से मुझे वहाँ निष्कासित कर दिया गया वहाँ से। मैंने वहाँ कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही, मैंने वहाँ लोकतंत्र की बहाली की बात की, और मैंने कहा कि संगठन में योग्यता के आधार पर जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 बार सक्रिय सदस्य रहने के बावजूद और पार्टी का प्रदेश का पदाधिकारी रहने के बावजूद मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अहंकारी रावण ने भरे दरबार में अपने भाई विभीषण को लात मारकर निकाल दिया गया। अब विभीषण फिर राम की शरण में जाते हैं। तो 11 वर्षों से मैं किसी पार्टी में नहीं गया हूँ, यानी मैं वन मन भटक रहा हूँ और प्रभु श्री राम की तलाश में हूँ कि हे प्रभु श्री राम, आखिर आप हैं कहाँ? आप वन में हैं, आप अयोध्या में हैं, या फिर आप राजनीति में हैं, क्योंकि आपको राजनीति में लाने का दावा करते हैं। हे प्रभु श्री राम, आप जहाँ कहीं भी हैं, कृपया मेरे मन की बात सुनिए और मुझे कुछ संकेत दीजिए ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। जी। राम का जिक्र आपने किया, राम मंदिर में चोरी भी हुई अभी हाल ही में। जी, देखिए वहाँ चंपत क्या है, चंपत वहाँ पैसा लेके चंपत हो गए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, चंपत आरएसएस से आते हैं। मतलब आरएसएस के लोगों को आपने देश को लूटने के लिए बैठा रखा है जगह जगह। सारी संस्थाओं में आपने संघ के लोग बैठा दिए। एक जो मिनिस्टर होता है वो अपना ओएसडी भी तय नहीं कर सकता, आरएसएस का आदमी उसका ओएसडी बनेगा। आप उसकी जासूसी करते हैं आरएसएस वाले, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, मैं यही तो लोकतंत्र की बात करता हूँ। मैं ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, तो राजनीतिक लोग पार्टी में होने चाहिए ना। दरअसल भाजपा में सिर्फ डीलर हैं। और देखिए, ये इसका उदाहरण है कि 200 करोड़ की चोरी होना कोई बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हम मालूम है तर्क क्या देंगे? ये कहेंगे हम राम को लाए, राम मंदिर हमने बनाया और प्रभु श्री राम हमारे हैं, हमें खर्चे की आवश्यकता थी। हमने प्रभु से कहा, प्रभु हमें 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा ले जाओ, तो 200 करोड़ रुपए हम ले गए। मतलब ये भ्रष्टाचार को भी शिष्टाचार का तमगा देते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई और सरकार होती तो उसको भ्रष्टाचार पर घेरा जाता, लेकिन भाजपा में भ्रष्टाचार शिष्टाचार कहलाता है। जी। अभी रीशफल की बहुत चर्चा चल रही है, मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान को लेकर चर्चा है। लेकिन अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन निकला और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से उन्हें जन्मदिन की विशेष दी, उससे लगता है आपको कि धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी खतरे में है? नहीं, देखिए भाजपा में क्या है कि आरोपी भी यही होते हैं और जज भी खुद ही बन जाते हैं। दरअसल चक्कर ये है। तो मोदी जी जज बने हुए, अरे मोदी जी आप क्यों जज कर रहे हैं? जनता जज करेगी ना। जनता इसलिए जज करेगी कि आप लीकेज नहीं रोक पा रहे हैं। अभी परसों मैं टॉयलेट में गया था, टॉयलेट में पानी अनावश्यक बह रहा था, तो मैंने कहा पानी की बर्बादी है भाई। जैसे बिजली की बर्बादी होती है, पानी को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है, तो कम से कम आप प्लम्बर लगा के उसको ठीक तो कर सकते हैं। एक टॉयलेट की लीकेज तो आप रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सब प्रशासन के अंडर में आता है ना, प्रशासन को करना चाहिए।
कोई किसी घर का लीकेज थोड़ी ना हो रहा है, प्रशासन के अंडर में आता है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसी कई लीकेज सरकार में भी हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि लीकेज को रोकना चाहिए। और आखिर ऐसा क्या असंभव आपको दिखाई दे रहा है? और पेपर लीक का मतलब आप समझ रहे हैं, पेपर मतलब प्रश्न पत्र ही, पूरा प्रश्न पत्र किसी के पास पहुंच जा रहा है, बताइए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बच्चा साल भर परीक्षा की तैयारी करता है और उसके माँ बाप उसको पैसा लेकर भेजते हैं कि बेटा तू फलानी जगह जा रहा है, 2000 ले ले, 2500 लेके जा। और माँ बाप उसको कैसे उसको जेब खर्चा देके भेजते हैं और उसका कैसे मनोबल गिरता है, वो तैयारी करके जाता है बच्चा। इनको क्या मालूम है? ये तो एसी कमरों में बैठे हुए हैं, हज़ारों करोड़ की इनकी बिल्डिंगें हैं, वहाँ बड़ी बड़ी खाली हवाई तरीके से मतलब रणनीतियाँ बनाई जा रही है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, कैबिनेट क्योंकि विस्तार- इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं पड़ता, मतलब नहीं है कि कोई नीट के पेपर में मतलब कोई लीक हो जाए या कोई मतलब उसमें आदमी संघर्ष कर रहा है, उसके संघर्ष को नहीं जान सकते हैं जी। कैबिनेट विस्तार में 2 नामों की चर्चा है कि इन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जा सकता है। एक नाम तो निर्मला सीतारमण का चल रहा है, जो इस समय मौजूदा वित्त मंत्री हैं, और दूसरा नाम यहाँ पर राघव चड्ढा का चल रहा है, जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, लेकिन अभी वो भारतीय जनता पार्टी में है। और राज्यसभा के अंदर बीजेपी का कद राघव चड्ढा ने बढ़ा दिया है। सारे 7 सांसद लेकर आम आदमी पार्टी के वो बीजेपी में चले गए। कद तो जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर राघव चड्ढा एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, विदेश से पढ़ाई भी करी है, तो क्या पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे? देखिए, राघव पहले एनजीओ का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी नहीं, एक एनजीओ है, क्योंकि वहाँ वॉलंटियर होते हैं, वॉलंटियर एनजीओ में होते हैं। एनजीओ मतलब एक संचालित करने के लिए इस चीज़ को वॉलंटियर रखता है। और अरविंद केजरीवाल खुद को संयोजक कहते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रीय संयोजक है, इसका मतलब एनजीओ है। तो एनजीओ से निकलकर एक डीलरों की पार्टी में आए। अब देखना होगा कि डीलरों की पार्टी में आके उनका कितना भला होता है। और निश्चित रूप से वैसे जानकार तो बहुत हैं, बातें भी करते हैं और आम जन से जुड़ी हुई बातें करते हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बनाना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे भी हैं, बिल्कुल बनाना चाहिए। निर्मला सीतारमण भी अच्छा नाम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीट पेपर लीकेज रुकनी चाहिए, हर हालत में रुकनी चाहिए। टेट का पेपर भी लीक हुआ महाराष्ट्र के अंदर। जी, ये लीकेज नहीं रोक पा रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि ये कहते हैं हम एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे, मतलब प्रश्न पत्रों को ले जाने के लिए आप भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल करेंगे, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और एक तरफ आप कहते हैं कि 2047 में आप भारत को विश्व गुरु बना देंगे। आप किस आधार पर ये बात कहते हैं? कृपया मुझे इसका आधार बता दीजिए जी। चलिए, आप पोस्टर वगैरह पहन कर आए हैं, बिल्कुल यूनिक तरीके से आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मोहित। कहाँ से आए मोहित आप? मैं गांव से आया हूँ, कहाँ से, किस गांव से? पिपरौंदा, कहाँ पड़ता है? यूपी में। यूपी से। अभी सोनम वांगचुक भी देखिए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, तो कहाँ से आया माइंड में कि प्रोटेस्ट में चलना है, और एकदम से क्यों आना, मतलब दिल करा आने का? आने का दिल इसलिए कि आने वाली जनरेशन, हम लोग, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, बार बार हो रही है, तो कोई अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना। अगर कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है तो सिस्टम कैसे सुधरेगा? अगर हम ऐसे सोच लें कि जो हो रहा सही हो रहा है, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हमने क्यों बैठाया इनको? हमने वोट दिया है, तो हमें अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। किसे देखना चाहते हैं अगला एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, कौन बनना चाहिए आपके हिसाब से? एजुकेशन मिनिस्टर देखो कोई भी बने, बस ये है पढ़ा लिखा बने। राघव चड्ढा, नो, निर्मला सीतारमण, ये नहीं, नो कमेंट्स। ये लोग तो काफ़ी एजुकेटेड हैं। एजुकेशन एक अलग चीज़ है और आपकी नीयत अलग चीज़ है। आप एजुकेटेड हो सकते हैं, अगर आपकी नीयत साफ़ नहीं है, आप पूरी भारतीय जनता पार्टी को आप नहीं चाहेंगे कि कोई उनमें से बने? अब वो विपक्षी किसी को लाकर तो मिनिस्टर बनाएंगे नहीं, बनाएंगे तो अपनी पार्टी से ही। ऐसा नहीं है, मतलब अच्छे लोग बने, दूसरे को मौका मिले, ठीक है। बट वो विपक्ष को लाकर थोड़ी बनाएंगे तो बीजेपी में से ही ना, अपने एनडीए के साथी में से किसी को बना देंगे। मैं तो कहता हूँ सोमनाथ वांगचुक इतने पढ़े लिखे हैं, सोनम वांगचुक भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी है। तो पार्टी से नहीं है तो बिना पार्टी, जैसे राघव चड्ढा भी कोई सीट जीत के नहीं आए थे, वो ऐसे बाई इलेक्ट हुए थे। राज्यसभा सांसद तो हैं, अब बीजेपी में तो हैं। अब तो है ना, तो जैसे क्या कहते हैं ये अगर सोनम वांगचुक बीजेपी ज्वाइन करते तो आप नहीं, खुश नहीं है। मतलब ये मैं चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी बने अच्छा बने, काम करने वाला बने, सिर्फ नाम के लिए ना बने। आपने जैसे बोला कि सोनम वांगचुक को बना दो, गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, वो कैबिनेट वो मोदी जी देखेंगे। अब मुझसे पूछ रहे हो कौन बनेगा, वो मोदी जी डिसाइड करेंगे। वांगचुक बनने चाहिए। मतलब पढ़ा लिखा बनना चाहिए, अगर वो चाहें वो बन जाए, कोई भी बन जाए, पर अच्छा हो, जो थोड़ा देश के बारे में सोचे। अब जैसे सोनम वांगचुक है, वो सर इतने पढ़े लिखे हैं, वो चाहें तो विदेशों में जा सकते हैं और अपना अच्छा बिजनेस सब चीज़ें कर सकते हैं, जो भी चाहें। बट उन्होंने देश को चुना, तो मतलब वो दर्शाता है कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग आएंगे तो वो अपने प्रॉफिट के लिए नहीं आएंगे,
वो आएंगे मतलब देश के लिए आएंगे। जब वो पहले से बंदा इतना सेक्रीफाइस कर चुका है तो उनने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी निभाई है यहाँ पे आके। उनके पास क्या कमी, इतने पढ़े लिखे हैं, वो चाहें तो विदेश में सेटल हो जाते, बढ़िया कमाते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटी सब हो रहे हैं, नाम इंडिया के नाम से कमा रहे हैं कि भाई इंडिया के सुपरस्टार हैं, ये है वो है, और बस जैसे पैसा कमा लिया बाहर शिफ्ट हो गए। तो सर चाहते, सर के पास भी ऑप्शन है, सर कितने पढ़े लिखे हैं, सब चीज़ हैं, साइंटिस्ट हैं, तो वो भी चाहते हैं। आप उनकी सेक्रीफाइस के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने सेक्रीफाइस दिया इसलिए उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। क्या नाम है आपका? राज, कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से। कौन बनना चाहिए अगला एजुकेशन मिनिस्टर? अगर रीशफल यहाँ पर होता है, कैबिनेट का विस्तार, तो कौन आपके हिसाब से एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बीजेपी का होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। सारे गवार बैठे हैं इसके अंदर, अनपढ़ बैठे हैं, तीसरी फेल प्रधानमंत्री, तो क्या ये बनाएंगे? कर तो दिया बच्चों का जीवन बर्बाद, 17 जाने चली गई, कोई है जिम्मेदार? कोई नहीं है। अरे उनके घर से पूछो, उनकी माता बहनें क्या बीत रही होगी। घर बिक गया, सब बेच दिया और बच्चा भी चला गया। शर्म नहीं आ रही इस सरकार को कि डूब मरना चाहिए मेरी तरफ से। ऐसे को इस्तीफा तो पहले दिन ही दे देना चाहिए। ये तेरे बच्चे पड़ोस कर रहे, बच्चे ही तो हमारे, और फिर भी शर्म नहीं आ रही। ऐसे किसान आंदोलन में 750 किसान मर गए, उसके बाद आँख खुली। ऐसे क्या फ़ायदा है इस देश में? इस देश का कोई वो नहीं है। बनना कौन चाहिए आपके हिसाब से? देखो कोई भी बने, कोई ऐसा बने जिसके लगे, जिसकी औलाद हो कि अगर मेरी औलाद के साथ ऐसा हुआ होता तो उसको लगे, ऐसा बनना चाहिए। कोई भी बन जाए, राघव चड्ढा? राघव चड्ढा बन जाए, कोई भी बने, मैं ये नहीं कहता कौन बने, अच्छा पढ़ा लिखा बने, जिसके लगे, जिसमें इंसानियत हो, ज़मीर हो उसका, उसको बने। निर्मला सीतारमण? देखो उसको तो मैं कह नहीं सकता, मैं नहीं चाहता। वो मिनट में बाजी इधर, मिनट में बाजी इधर।